इस वीडियो के बाद तुम किसी भी रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर पाओगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये सारे टॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहली चीज तो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? भाई कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसका रीजन तो पता होना चाहिए ना। तो उन रिएक्शंस को समझने के लिए हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर। अब देखो, दो टाइप्स की रिएक्शन हो रही है तुम्हारे आसपास। सबसे पहले एक फिजिकल और एक हो रही है केमिकल, राइट। फिजिकल रिएक्शन देख के बता देते हैं कि भाई इसमें कुछ चेंज आया है तो फिजिकल हो गई, जैसे आइस का मेल्ट होना वाटर में, बर्फ पिघल के पानी बन गई, दैट इज योर फिजिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फिजिकल तो हम देख के ही बता देते हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब जब भी कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिलके कुछ ऐसी चीज बना रही हो जो कि एकदम अलग हो, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बन जाना। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन वो भी एक गैस है, और ऑक्सीजन के बिना कहीं भी बर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती, कहीं भी आग नहीं लग सकती है। बट अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बनेगा? वाटर, जो कि एक लिक्विड है और ये आग बुझाने में काम आता है। तो कितना डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। यही सारी रिएक्शंस हमें किस चीज में मदद करती है? जो बेसिक प्रोसेस है उनको समझने में। जैसे घर में खाना बन रहा है, कहीं रस्ट लग गई, जंग लग गई, या तुम जो खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, तुम दिन भर जो सांस ले रहे हो, वो सारी केमिकल रिएक्शंस के अंडर आती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? ऐसी एक फंडामेंटल प्रोसेस जिसमें जो स्टार्टिंग सब्सटेंस है, मतलब जिससे रिएक्शन चालू हुई है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल के कुछ और ही बन जाता है। कैसे, हम डिटेल में देखेंगे, राइट। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस जो डेली हमारे आसपास होती रहती हैं, जैसे मिल्क का सार होना। अगर मिल्क तुमने गर्मी के सीजन में बाहर छोड़ दिया तो उसका क्या हो जाता है? उसमें से केसिन प्रोटीन अलग हो जाता है, हम बोलते हैं मिल्क सार हो गया, मतलब दूध फट गया। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन नेल, मतलब कोई लोहे वाली चीज है, उसको अगर तुमने बाहर ऐसे ही छोड़ दिया बिना पेंट किए तो क्या होगा? उसमें रस्ट लग जाएगी, वो रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है, जिसे जंग भी बोला जाता है, तो वो लग जाएगी। ग्रेप्स का फर्मेंट हो जाना रखे रखे। खाना पकना, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, खाना खा रहे हो, फिर वो डाइजेस्ट हो जा रहा है, फिर भूख लग जा रही है, तो ये क्या हो रहा है? एक अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, राइट। पेट के अंदर ऐसा कौन सा केमिकल होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है? खतरनाक सा एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और डाइजेस्टिव जूसेस मिलके हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट। रेस्पिरेशन, जो सांस ले रहे हैं हम, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन है भाई? बहुत बड़ी केमिकल रिएक्शन है। जो ये एयर है, हवा, वो किससे मिलके बनी है? बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है। उन सारी गैसेस में से हमारे काम की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो तुमने सारी गैसेस इनहेल करी अंदर, और तुम्हारे अंदर की जो प्रोसेस है वहां पे क्या चल रहा है? ऑक्सीजन बस फिल्टर करके रख ली गई और बाकी सारी गैसेस बाहर दे दी गई। और जो ऑक्सीजन फिल्टर करके रखी है, उससे क्या कर लिया? एनर्जी प्रोवाइड करवा दी बॉडी को। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन चल रही है बॉडी के अंदर भी, मतलब अंदर बाहर हर तरफ केमिकल रिएक्शन है, राइट। तुम्हें पता कैसे चलेगा भाई कि कहीं पे तो भी केमिकल रिएक्शन हो गई है? तो इसके कुछ साइंस है। जैसे अगर तुम्हें स्टेट में चेंज दिखा, स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। ये तीन मेजर स्टेट्स हैं जो तुमने 9th में भी पढ़ी है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे अगर तुमने कोई रिएक्शन किया, उसमें सॉलिड था वो गैस में बदल गया, या फिर पाउडर या लिक्विड ऐसी किसी चीज में बदल गया, तो तुम्हें पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर जला दोगे तो क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का पाउडर दिखेगा। तो ये स्टेट कैसी चेंज हो गई? वो हार्ड एक मेटल था और वो पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अब चेंज इन कलर, अगर किसी चीज का कलर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे तुमने टाइट्रेशंस किए होंगे, नहीं भी किए तब भी अगर हम एसिड और बेस को मिला देते हैं, एक इंडिकेटर उसके अंदर डाल के, फिनोल्फथालीन नाम सुना होगा, पिंक कलर का, तो वो कलरलेस हो जाता है। तो ये क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन हो गई, राइट। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि स्टेट चेंज हो गई तो केमिकल रिएक्शन हो गई, कलर चेंज हो गया तो केमिकल रिएक्शन हो गई। स्टेट तो हो सकता है तुमने फ्रिज में आइस
बना के रखी हो और उस आइस को तुमने बाहर निकाल दिया, वो मेल्ट हो गई, तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं, क्योंकि आइस का फॉर्मूला क्या है, वो किससे बनी है? H2O से बनी है। और अब यही आइस जब मेल्ट हो गई तो क्या बन गई? वाटर बन गई, लिक्विड। लिक्विड वाटर का फॉर्मूला क्या है? वो भी H2O है। मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, है ना? तुम अकेले स्टेट को देख के तो नहीं बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और भी चीजों को कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में से तुम्हें बबल्स दिख रहे हैं, गैस निकलती हुई दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगी? एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि तुम एक अच्छा खतरनाक सा एसिड ले लो बीकर में। ठीक है, तुमने मान लो ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट? तुमने ये लिया। अब इसके अंदर तुमने डाल दिए जिंक मेटल के पीस। ठीक है, जैसे ही जिंक मेटल डालोगे तुम्हें कुछ ऐसे बबल्स बबल्स जैसे बने हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये बबल्स बनना मतलब गैस का निकलना। अब गैस जब बाहर आ रही है तो वो बबल्स बना के आ रही है, क्योंकि वो लिक्विड के अंदर से आ रही है। ठीक है, तो बबल्स अगर गैस दिख रही है, इसका मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर। अगर तुम्हारे पास है थोड़ा सा चूना, ठीक है, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, उस चूने को तुमने पानी में डाल दिया और फिर उसको टच करके देखा। पानी को टच मत कर लेना, पर उस कंटेनर को टच करके देखा तो वो एकदम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में से हीट बाहर निकल गई है। हीट निकलना मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ तो तुम्हें पता चल गया कि क्या हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा, जिस भी रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो का मतलब ही क्या होता है? एग्जिट, बाहर कर देना। थर्मिक मतलब थर्मल, टेम्परेचर। तो जब भी हीट बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। कभी अगर तुमने लैब में कोई ऐसा रिएक्शन किया, सारी चीजें मिक्स कर दी, फिर बीकर को टच करके देखा तो वो एकदम ठंडा हो जाता है, इसका मतलब वहां भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हुआ। बट वो कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब इन। ठीक है, हीट अंदर आ रही है और वो बीकर पूरा कूल हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, चेंज इन ओडर। ओडर का मतलब स्मेल। ठीक है, केमिस्ट्री में हम स्मेल को ओडर बोलते हैं, वो अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है। तो अगर तुम्हें कुछ चेंज लग रहा है स्मेल में, कुछ अच्छी खुशबू आ गई या कुछ गंदी सी स्मेल आ गई, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज होगी और तुम बोल दोगे केमिकल रिएक्शन हुई है। एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है केमिकल रिएक्शन के होने का सिग्नल। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है किसी एक रिएक्शन में। अब तुम लोग ढूंढना कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें सारी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, अब देखो, तुमने रिएक्शन तो देख लिया कि रिएक्शन होती क्या है। जब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं, कोई नई चीजें बना देती है, वो रिएक्शन होगी। लेकिन इसे लिखोगे कैसे भाई? अब अगर तुमसे मैं बोलूं कि यार अब भी लिख के बताओ तुम कि चाय बनाने की रिएक्शन क्या होगी, तो कैसे लिखोगे? चाय बनाने की रिएक्शन बहुत इजी। सबसे पहले क्या लोगे? वाटर, फिर मिल्क, फिर शुगर, फिर टी लीव्स, और जो भी तुम्हें पसंद हो, जिंजर या कोई भी मसाले सब डाल दो, और फिर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? चाय आ जाएगी। प्लस एक और चीज मिलेगी इसके साथ, वो क्या होगी? चाय पत्ती। वो भी पी लोगे क्या? नहीं ना, तो ये बाय प्रोडक्ट मिल गया, बचा हुआ प्रोडक्ट जो हमारे काम का नहीं है। तो ये क्या हो गई? तुम्हारी रिएक्शन हो गई। अब ये इतनी बड़ी रिएक्शन को तुमने लिख दिया। ठीक है, तो जो इस साइड पे है, ठीक है, मतलब जो LHS साइड पे है, वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो चीजें मिक्स होकर रिएक्शन दे रही हैं। और जब राइट हैंड साइड पे वो बन गई है चीज पूरी मिक्स होके, उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। जो चीजें आपस में मिक्स हुई, मिली, उन्हें बोला रिएक्टेंट। मिलने के बाद जो नई चीजें उनने बना ली, वो हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ये चीज तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया। जिसके भी अंदर केमिकल चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट, जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है वो प्रोडक्ट, राइट? अब इस रिएक्शन को दिखाएंगे कैसे? हमने ये बीच में क्या लगाया हुआ है? एरो लगाया। एरो का मतलब इम्प्लाइज, मतलब यहां से यहाँ रिएक्शन जा रही है और नया प्रोडक्ट बना दे रही है। तो एरो जिस भी साइड होगा वो मतलब प्रोडक्ट का साइड है। ठीक है, ये तो इजी हो गया। अब देखो, तुमने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन डाली उसमें, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है,
अब ये तो छोटी सी रिएक्शन थी, तुमने लिख दी। वहीं अगर ये चाय बनाने की रिएक्शन या कुछ बहुत ही खतरनाक चीज बनाने की रिएक्शन तुम्हें लिखनी है और वो बहुत बड़ी है, तो क्या करोगे? एक एक चीज लिखोगे स्पेलिंग बना के? नहीं ना, तब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, कैसे? मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला, ओ अकेला नहीं रहेगा बेचारा, O2 रहेगा, MgO। अब क्या बन गया तुम्हारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये तुमने क्या कर दिया? ये जो वर्ड इक्वेशन थी इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया, मतलब और शॉर्ट करके लिख दिया। ये लिखने के लिए तुम्हें याद होना चाहिए सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तभी तुम ये वाली इक्वेशन लिख पाओगे, राइट? तो हमने क्या देखा अभी? वर्ड इक्वेशन तुम कैसे लिख पाओगे, राइट? अब ये जो वर्ड इक्वेशन लिखी है ये हमारे काम की कब तक नहीं होगी? जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाती। एक एग्जाम्पल से समझो। तुम्हारा अगर कोई भाई या बहन है, ठीक है, और तुम्हारे घर में एक बहुत अच्छी सी चॉकलेट कोई मेहमान देके जा रहा है, ठीक है, वैसे तो नहीं देके जाते बट कभी मान लो देके चला गया, तो क्या हुआ? वो चॉकलेट क्या तुम अकेले खा सकते हो? नहीं भाई, लड़ाई हो जाएगी। क्या तुम्हारा भाई या बहन अकेला खा सकता है? तब भी लड़ाई हो जाएगी, तुम लड़ लोगे। तो क्या करना पड़ेगा? उस चॉकलेट को आधा आधा बांट देंगे, ठीक है? अगर हुआ तो स्केल से मेजर करके हम उसको डिवाइड करके खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? बैलेंसिंग हो गई, मतलब अब दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, दोनों को बराबर बराबर चॉकलेट मिल गई। ठीक है, मन में लगेगा कि ज्यादा मिलना चाहिए थी, बट ठीक है, अभी भी खुश है कि चलो इक्वल मिली है। वैसा ही होता है रिएक्शन के साथ। हमने दो साइड्स देखे रिएक्शन के, एक जो इधर लिखा था जिसे हम रिएक्टेंट से बता रहे थे, एरो बना के फिर एक प्रोडक्ट बन रहा था। ठीक है, तो ये जो दो साइड्स हैं ये बराबर होना चाहिए। ये वाला साइड कौन सा हुआ? LHS, और ये वाला साइड हुआ तुम्हारा RHS। अब क्या होगा? LHS में जितने भी एटम्स हैं, अभी हम आगे चल के समझेंगे, डोंट वरी, LHS एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। LHS में जितने भी एटम्स हैं वो उनका पूरा नंबर किसके बराबर होना चाहिए? RHS में जितने भी एटम है उनके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगी। अगर कहीं से ज्यादा कहीं से कम हो गई तो फिर लड़ाई होने की चांसेस है ना, इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है ये हमने अभी समझ लिया, क्योंकि दोनों साइड भैया सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, तुम इजीली केमिकल चेंज और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर पाओगे। मतलब ये जो नंबर्स होते हैं ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा कितने ऑक्सीजन के साथ तो कितना पानी बन जाएगा, वो जो कितना है ना वो तुम्हें पता करना है। तो इसके लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। कैसे, ये हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तुम्हें अभी कौन सा मेथड पढ़ना है बैलेंसिंग का? हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना है। हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम कुछ हिट एंड ट्रायल करते होंगे, लेकिन हम सिस्टमैटिक हिट एंड ट्रायल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो दोनों साइड के एटम्स है ना, LHS और RHS के, उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं पे अगर दो कम है तो वहां पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं पे दो ज्यादा है तो डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे करके हम बैलेंस करते हैं। कैसे, अब भी हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुमसे एग्जाम में पूछ लिया कि बैलेंसिंग करना किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कौन से प्रिंसिपल से तुम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो भाई, तो वो प्रिंसिपल तुम्हारा कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या चीज है? देखो, एक ऐसा लॉ दिया गया था जिसमें बताया था मास के बारे में। मास मतलब किसी भी एक चीज के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। मान लो ये एक पेन है, मान लो क्या ये पेन है ही, अब इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो इसका मास होगा। ठीक है, अब यही पेन अगर एक टेबल पे रखा हुआ है तो इसको ग्रेविटी कितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है वो हो जाएगा इसका वेट। तो मास और वेट में किसका डिफरेंस होता है? ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। अभी हम मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितना मैटर है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना, केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो मास को ना तो तुम बना सकते हो, ना ही तुम उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ तुम चेंज करते रहोगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दैट्स इट। तो ये बोलता है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी की वजह से वो जो हम देख रहे थे ना
LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्यों होता है? क्योंकि LHS में जितना मास था वो पूरा उठ के कहाँ चला जाना चाहिए? RHS में चला जाना चाहिए। अब तुम कहोगे मास को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? अगर एक पेपर लिया, उसे बर्न कर दिया, तो पेपर का मास तो कुछ और था, अब जो तुमने जलाया है तो वो थोड़ी थोड़ी सी ऐश बची है, मतलब राख बची हुई है, उसको अगर तुम वे करोगे तो अलग अलग आएगा? नहीं, पेपर में जलाते टाइम जो गैसेस निकली है ना, उसका भी मास इंक्लूड होगा। मतलब पेपर का मास इज इक्वल टू तुम्हारी ऐश का मास प्लस जो गैसेस बन के उड़ गई है उसका मास। तो मास तो बराबर ही रहा है, आधी चीज तुम्हें ऐश के फॉर्म में मिल गई, आधी हवा में जाके मिल गई, पर वो मास खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, राइट? तो हर रिएक्शन को इसी भी उठा के देखना, कुछ ना कुछ फॉर्म में मास एक जैसा हो जाता है, मतलब खत्म कभी नहीं होता, ठीक है? इसी को अगर हम एटम्स के टर्म में समझे तो क्या होगा? देखो, LHS में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो RHS के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होंगे। कैसे? अब देख ही लेते हैं, राइट? तो अब हम देख रहे हैं बैलेंस कैसे करना है एक इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा, अच्छा जरूरी नहीं है तुम्हें इक्वेशन देके ही पूछ लें, तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, जैसे मैथ्स में होती है। तो तुमसे बोल दिया कि आयरन का एक पीस था, उसे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसने आयरन ऑक्साइड बना ली और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। तो इसे कैसे लिखोगे? तुम्हें पता होना चाहिए आयरन का फॉर्मूला क्या है, Fe प्लस वाटर की प्रेजेंस में मतलब H2O, आयरन ऑक्साइड Fe3O4, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो सबसे पहली स्टेप तुम क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे। इस रिएक्शन को बोलते क्या है? स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है? ये स्केलेटल इक्वेशन होती है। सबसे पहले तुमने ये लिखी, अब उसके बाद तुमने क्या किया? द बॉक्स रूल। मतलब ये शुरू शुरू में करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तुमने क्या किया? जितने भी एटम्स थे, जितने भी कंपाउंड्स थे, उसमें तुमने बॉक्स बना दिया। जैसे आयरन था, यहाँ पे आयरन पे बॉक्स बना दिया, वाटर उस पे बॉक्स, सारी चीजों पे बॉक्स बना। इस बॉक्स का मतलब क्या है? मतलब अब तुम आगे जो बैलेंसिंग करने वाले हो उसमें ये जो बॉक्स के अंदर चीजें लिखी है ना, इससे तुम नहीं छेड़ोगे। इसके बाहर तुम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहो, कोई मतलब नहीं है, पर बॉक्स के अंदर की चीज को हाथ नहीं लगाओगे, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तुमने एक टेबल बना लिया, ठीक है? उस टेबल में तुम क्या लिखोगे? 3 कॉलम्स। सबसे पहले एलिमेंट, मतलब कितने एटम्स, कौन कौन से एटम्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे एक दिख रहा है Fe, आयरन, तुमने उठा के लिख दिया आयरन, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन, तुमने उठा के लिख दिया हाइड्रोजन। यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन। यहाँ भी चेक कर लेते, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, वैसे तो कभी नहीं होता है, बट स्टिल चेक कर लेना, ठीक है? आयरन, ठीक है भाई आयरन। ऑक्सीजन, हाँ ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? तुमने एलिमेंट सारे लिख लिए। अब उसके बाद हम LHS और RHS देखेंगे, जो हमें मेन बैलेंस करना है। तो तुमने कॉलम बना लिया LHS का, RHS का, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में तुम काउंट करोगे, पहला आइटम तुमने क्या लिखा है? आयरन लिखा है। तो यहाँ देखो कितने आयरन दिख रहे हैं तुम्हें? Fe के साथ 1 2 3 4 कुछ भी लगा है नहीं, मतलब कितना आयरन है? सिर्फ एक, तो तुमने लिख दिया यहाँ पे 1। अब यही चीज तुम RHS में देखो, ठीक है? यहाँ Fe के साथ कुछ लगा दिख रहा है क्या? हाँ, Fe के आगे 3 लगा हुआ है, मतलब कितने आयरन होंगे? अगर आगे 3 लगा है या इवन यहाँ पे भी लगा होता तब भी तुम 3 लिखते, ठीक है? क्योंकि 3 आयरन के एटम्स हैं, राइट? अब देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? H के आगे 2 लगा हुआ है, ठीक है? तो ये तुमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें भी 2 लगा है, तुमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है? ये बराबर दिख रहा है। ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ लगा है नीचे? नहीं लगा। क्या यहाँ पे कुछ लगा है? नहीं। अब ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन का नहीं है, ये हाइड्रोजन के पीछे लगा है ना, तो ये हाइड्रोजन का 2 है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ? सिर्फ 1, ठीक है? और इधर पे ऑक्सीजन देख ले तो O के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4, मतलब कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। तो तुमने क्या कर लिया? पूरा टेबल बना के चीजों को सॉर्ट कर लिया। सबसे मेन स्टेप, इसके बाद बैलेंसिंग बहुत इजी है। ये स्टेप भी बहुत इजी थी, सिर्फ काउंट करके लिखना था एटम्स को, राइट? अब देखो इस टेबल में क्या क्या चीजें तुम्हें अनबैलेंस दिख रही हैं। अनबैलेंस मतलब कौन कौन से नंबर्स बराबर नहीं है। देखो भाई, हाइड्रोजन का नंबर बराबर दिख रहा है, 2 इस साइड भी है LHS में, 2 RHS में भी है। अब वहीं तुम आयरन का नंबर देखो,
LHS में 1 है और RHS में 3, ऑक्सीजन LHS में 1, RHS में 4। अब तुम क्या करोगे, एक ऐसा एटम उठाओगे जो सबसे ज्यादा नंबर वाला होगा, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स उसको बैलेंस करना होगा। पहले सबसे टफ वाले को कर लो, इजी वाला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर डिफरेंस किस में दिख रहा है, ऑक्सीजन में दिख रहा है, 1 और 4। अब बताओ 1 को 4 बनाना इजी है या 4 को 1 बनाना ज्यादा इजी है। 1 को 4 बनाना इजी है क्योंकि 1 के टेबल में 4 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो H2O था, हमें किसको बैलेंस करना था, LHS में ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो ये LHS में ऑक्सीजन कहाँ दिख रही है तुम्हें, ये वाटर, इसमें ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, हमें इस ऑक्सीजन को 4 बनाना था, तो हमने LHS में 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई किया, वाटर के मॉलिक्यूल को। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के यहाँ पे हम 4 नहीं लगा सकते थे। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा फॉर्मूला ही क्या बन जाता, H2O4, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तुमने तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, इसीलिए तो हमने वो बॉक्सेस बनाए थे कि बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना है, बाहर कुछ भी करते रहो। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे ये जो आगे लगा हुआ है नंबर 4, ये इन दोनों एटम्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ भी लगा है, 4 ऑक्सीजन के साथ भी लगा है। तो ऑक्सीजन के साथ भी लगा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, दोनों तरफ 4 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। भाई हाइड्रोजन पहले बैलेंस थी, लेकिन अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में बेचारी अनबैलेंस हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं तुम्हें, 4H2, मतलब इसे कैसे काउंट करेंगे, ये जो नीचे वाला नंबर है प्लस ये जो आगे वाला नंबर है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हुए, 4 इंटू 2 मतलब 8 हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे। और इधर कितने हैं, ओनली 2। 8 को 2 या 2 को 8, क्या इजी है, 2 को 8 बनाना इजी है। मतलब इस वाले 2 को हम 8 बना देते हैं। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 इंटू 4 8। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले H2 को। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया, अब हाइड्रोजन में क्या किया, उसको 8 बनाना था हाइड्रोजन को हमें RHS वाले, तो हमने RHS को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब क्या बचा, दोनों एटम बैलेंस हो गए, अब सिर्फ एक एटम बचा है आयरन का। ठीक है, आयरन देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे है 3, Fe के नीचे पीछे 3 लगा हुआ है ना, तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। अब 1 को 3 बनाना तो बहुत ईजी है, बस क्या करना है तुम्हें, इस वाले Fe को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, राइट। तो तुम्हारा क्या बन गया है, 3Fe, 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। अब तुम सारे एटम्स को काउंट करो, सारी चीजें बैलेंस हो चुकी है। तो तुमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल लगाया। सबसे पहले तुमने देखा जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, मतलब ज्यादा बड़ा नंबर था, इसमें 4 ज्यादा बड़ा नंबर था सबके कंपैरिजन में, तो तुमने 4 वाले मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। जिसे बैलेंस करना है पूरे मॉलिक्यूल में तुमने नंबर को मल्टीप्लाई किया। कभी भी हम ऐसा वाला काम नहीं करते। ठीक है, बॉक्स के अंदर वाली चीजों को कभी नहीं छेड़ते, सिर्फ बाहर हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल के आगे जो स्पेस है वहां पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही चेंज नहीं करेंगे कभी। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी बैलेंसिंग का एक एग्जाम्पल, राइट। इफ यू विल से तो हम एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है बैलेंसिंग के वो सारे कर लेंगे। अब देखो, हमने रिएक्शन देख लिया क्या होती है, इक्वेशन लिखना देख लिया कैसे लिखेंगे फॉर्मूला के फॉर्म में, बैलेंसिंग देख ली। अब अगर तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो तुम ऐसा क्या कर दो कि उस इक्वेशन को देख के ही पता चल जाए कि ये किस फॉर्म में है, क्या हो रहा है, क्या टेम्परेचर, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए सिर्फ एक इक्वेशन को देख के। तो हम क्या करते हैं, स्टेट्स लिख देते हैं। ठीक है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड के फॉर्म में अगर तुम्हारा कोई रिएक्टेंट है तो तुम उसके नीचे लिख दोगे S। लिक्विड के फॉर्म में है तो L, अभी हम एग्जांपल देख के समझ रहे हैं। गैस के फॉर्म में है तो G लिख दोगे। एक्वस फॉर्म में है तो AQ। एक्वस मतलब कोई भी सब्सटेंस को जब पानी में डिसॉल्व करके लेते हो तो वो एक्वस कहलाता है। ठीक है, और अगर H2O के आगे, ये H2O है, इसके आगे तुमने G लिखा देख लिया, तुम बोलोगे H2O तो यार लिक्विड है। लेकिन अगर H2O स्टीम के फॉर्म में, मतलब भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो तुम क्या लिखोगे, G लिखोगे। H2O गैस मतलब वो स्टीम के फॉर्म में, राइट। और रिएक्शन की कंडीशंस, अब दो टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है,
एक ऐसे बच्चे जो खुद से रेडी होके बहुत अच्छे से स्कूल चले जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसे टाइप के बच्चे जिन्हें पकड़ पकड़ के स्कूल भेजना पड़ता है, ठीक है। तो जो खुद से रेडी होके जा रहे हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट जिनको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के भेजना पड़ रहा है उनके लिए हम कंडीशंस लिखते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन जिन्हें कुछ तो भी एक्सटर्नल फोर्स या कुछ कंडीशंस चाहिए रिएक्ट करने के लिए, राइट। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। ये रिएक्शन तो सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बना देते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये दो मिलके बनाते हैं क्या? नहीं, कुछ और चीजें लगती है, जैसे लाइट, जो सनलाइट होती है वो लगती है, और ग्रीन प्लांट मतलब क्लोरोफिल लगता है, ठीक है। जो प्लांट ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो इसको नहीं देखते, हम क्लोरोफिल को देखते हैं, हमें क्लोरोफिल लगता है। तो ये जो हमने एरो के ऊपर और नीचे कंडीशंस लिखी है, ये है हमारी रिएक्शन कंडीशन। अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन में कुछ कंडीशन लगाना हो, जैसे कि कोई टेम्परेचर देके रखा हो कि 200 केल्विन होना चाहिए, तो तुम रिएक्शन के एरो के ऊपर 200 केल्विन लिख दोगे। इससे क्या हो गया, तुम्हारी रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो और इन्फॉर्मेटिव बन गई और तुम्हें पता चल गया कि कौन सा किस फॉर्म में था। यहीं पे देखो, CO2 किस फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस फॉर्म में तो G लिख दोगे, H2O लिक्विड फॉर्म में होता है तो L लिखोगे, ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन फिर गैस और ये फिर लिक्विड। तो ये क्या हो गई, पूरी इंफॉर्मेटिव इक्वेशन हो गई। सिर्फ इसे देख के तुम बहुत सारी चीजें इक्वेशन के बारे में, रिएक्शन के बारे में बता सकते हो, राइट। तो आज हमने देखा है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखना, उसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना, प्लस उसी बैलेंस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बना देना, राइट। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। You have to crack it and give the answer in comment section. And if you like the video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye.